Assalamualaikum everyone. Welcome to Accounting with Madiha. I hope you are all doing well. जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अपनी डेबिट एंड क्रेडिट की कुछ ट्रांजैक्शंस सॉल्व की, आज हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिवाइज़ करेंगे। आज हमारे पास 10 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। आज इन ट्रांजैक्शंस को हम रिवाइज़ करेंगे और आप मुझे ये सारी ट्रांजैक्शंस सॉल्व करके बताएंगे कि आपको ये ट्रांजैक्शंस कितनी समझ में आई हैं। आप मुझे बताएंगे कि हर एक ट्रांजैक्शंस में कौन से 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों अकाउंट इफ़ेक्ट अकाउंट आपने कहाँ शो करने हैं, डेबिट कॉलम में या क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। ऑनर बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ, यानी कि ऑनर ने एक बिज़नेस ओपन किया है और उस बिज़नेस में उसने कैश इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ कौन से 2 अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं और वो इफ़ेक्ट अकाउंट हमने कहाँ शो करने हैं, ये आप मुझे बताएं। चलें देखते हैं आपने किस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। फर्स्ट कैश इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट है। उसके बाद ऑनर अकाउंट है, यानी कि कैपिटल, ठीक है। कैश इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश हमारा क्या है? सबसे पहले तो एसेट है, और कैपिटल हमारा क्या है? कैपिटल है या फिर ऑनर्स इक्विटी है, कुछ भी कह सकते हैं हम। कैश यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश जितना ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट होता जाएगा कैश इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और अगर कैश इंक्रीज़ होगा तो कैश एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ डेबिट, ठीक है। उसके बाद ऑनर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका कैपिटल बढ़ता चला जाएगा, उसका सरमाया बढ़ेगा। जब उसकी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर। अब आप मुझे बताएं, रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर, रिसीव्ड यानी कि आपने वसूल किए हैं पैसे, किससे? डेप्टर से, यानी कि किसी को आपने उधार पर माल सेल किया होगा, उधार पर अपनी कोई भी चीज़, अपनी प्रोडक्ट सेल की होगी, तो अब आप उससे अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं। तो अब आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, बताएं। आइए देखते हैं आपने कैसे सॉल्व किया। रिसीव कर रहे हैं आप अमाउंट ना, यानी कि कैश की सूरत में आपके पास वो अमाउंट आ रही है। कैश आपका क्या है? एसेट। उसके बाद जब आपने कैश रिसीव कर लिया, आपने अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया, तो आपकी जो रिसीवेबल की पावर है, यानी कि अब आप जो जिनको आपने उधार पर अपनी प्रोडक्ट सेल की थी, अब आप उनसे पैसे लेने का जवाज़ आपका ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस कस्टमर से आपको 1 लाख रुपीज़ लेने थे, अगर उसने आपको 50,000 भी दे दिए, तो 50,000 अमाउंट से तो आपका रिसीवेबल कम हो गया है ना, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर इफ़ेक्ट हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, यानी कि यहाँ पर 2 अकाउंट हैं, एसेट्स ही आपका अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट में 2 अकाउंट हैं, कैश और अकाउंट रिसीवेबल, दोनों इफ़ेक्ट हुए हैं। यहाँ आपका कैश इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आपने ना पैसे लिए हैं, तो जब एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट। और यहाँ आपका अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गया क्योंकि जहाँ आपको अब एक बंदे से 1 लाख रुपये लेने थे, अब आपने उनसे 50,000 लेकर अपनी अमाउंट को डिक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो एसेट्स डिक्रीज़, क्रेडिट। परचेज़ लैंड ऑन कैश, परचेज़ लैंड ऑन कैश, आपने लैंड परचेज़ की है, ज़मीन परचेज़ की है, ठीक है। आपने क्या परचेज़ की है? ज़मीन, बिज़नेस ने, मालिक ने क्या परचेज़ की है? ज़मीन। परचेज़ की है लैंड ऑन कैश, ठीक है। अब आपके पास लैंड एसेट है, ठीक है ना। आपने लैंड परचेज़ की है तो आपके पास क्या चीज़ आई? लैंड, ज़मीन। बिज़नेस के पास क्या चीज़ आई है? ज़मीन।
ज़मीन क्या है, एसेट है। जब आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, वो कह रहा है मैं कैश पर परचेज़ कर रहा हूँ, कैश इफ़ेक्ट हो रहा है। कैश भी क्या है आपका, एसेट। यहाँ पे दो अकाउंट और एक ही अकाउंट है एसेट में दो अकाउंट है, एक लैंड है और एक कैश है, एक फिक्स्ड एसेट से और एक करंट एसेट से। ठीक है, यहाँ पर आपका फिक्स एसेट्स यानी कि लैंड इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप परचेज़ कर रही हैं, तो एसेट्स इंक्रीज़, डेबिट। लेकिन आप परचेज़ कैश पर कर रही हैं, ठीक है, तो एसेट्स आपका डिक्रीज़ भी हो रहा है दूसरी तरफ से, तो एसेट्स डिक्रीज़, क्रेडिट। सही है, समझ में आई आपको ये 3 ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ठीक है, ऑनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से, तो ऑनर और कैश और कैपिटल दोनों पर इफेक्ट पड़ा। कैश हमारा एसेट्स है, कैपिटल हमारा ऑनर इक्विटी है। एसेट्स इंक्रीज़ हुए तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट। रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर, आपने जिनको अपनी प्रोडक्ट उधार पर सेल की थी, उनसे आपने अपनी अमाउंट रिसीव की है। कैश आपने रिसीव किए हैं, कैश आपका एसेट्स है, और अकाउंटेबल क्योंकि अब आपको जितने अमाउंट से रिसीव करनी थी आपने वो अमाउंट रिसीव कर लिए, अब आप उनसे वो अमाउंट दोबारा रिसीव नहीं करेंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पर अकाउंटेबल क्रेडिट हो गया। दोनों एसेट्स हैं, जब एसेट इंक्रीज़ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज़ तो क्रेडिट। उसके बाद थर्ड है परचेज़ लैंड ऑन कैश। आपने लैंड परचेज़ किए कैश पर, परचेज़ यानी कि ख़रीदा, आपने ज़मीन ख़रीदी है कैश पर। ठीक है, आपके पास लैंड कंपनी में आई क्योंकि आपने ज़मीन ख़रीदी है, बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो एसेट है लैंड आपका, तो इंक्रीज़, डेबिट। कैश से ख़रीदी है, आपने कैश पे किया है, कंपनी का कैश यूज़ किए, कंपनी में कैश कम पड़ गया, कैश आपका एसेट है, एसेट्स डिक्रीज़ तो क्रेडिट। आई होप कि आपको ये 3 ट्रांजेक्शन्स समझ में आई होंगी। अब चलते हैं 4th ट्रांजैक्शन की तरफ। सेल्स बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पर बिल्डिंग बेची है। सेल यानी कि बेचना, बिल्डिंग जो बिल्डिंग होती है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर। ठीक है, आपने अपनी एक चीज़ उधार पर बेची है, तो सबसे यहाँ पर बिल्डिंग आपने सेल की है, तो बिल्डिंग आपकी रेवेन्यू जनरेट किया, बिल्डिंग ने रेवेन्यू जनरेट किया। जितनी चीज़ें आप बेचते चले जाएंगे आपको उसके पैसे मिलेंगे, तो यानी कि कंपनी में इनकम जनरेट होगी। उधार पर लेकिन बेचा है। अब आप अगर किसी को चीज़ उधार पर बेचोगे तो आप जब भी उसने एक टाइम दिया होगा, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आप उसको वो अमाउंट से जो है वो अभी उससे अमाउंट रिसीव करने की आपकी ताकत है, आप उससे अभी भी अमाउंट रिसीव करने का जवाज़ रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट इफ़ेक्ट हुए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सेल्स बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर आप सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कल को वो आपको पैसे देगा, आप उससे पैसे रिसीव करने के लिए हैं। ठीक है, आपके पास एबिलिटी है कि आप उससे जो है वो पैसे रिसीव करेंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट्स वाला आपका एसेट है, एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट। बिल्डिंग आपकी कंपनी से सेल हो चुकी है, यानी कि अब आपके पास अगर 3 बिल्डिंग्स भी हैं तो एक बिल्डिंग तो सेल हो गई ना। जब बिल्डिंग एक चली गई तो 2 बिल्डिंग्स रह गई। जो चली गई है बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग आपकी एसेट्स थी, जब एसेट्स चला गया तो वो क्रेडिट में शो हो जाएगा। ठीक है, 5th ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। ठीक है, परचेज़ किए फर्नीचर कैश पर और अकाउंट पर। परचेज़ ख़रीदी, फर्नीचर ख़रीदा है आपने कैश पर और अकाउंट पर। बाज़ औक़ात समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम एक चीज़ को पैसों पर भी ख़रीद रहे होते हैं और उसका कुछ अमाउंट अगर बच जाए तो हम कह देते हैं कि आप ये क्रेडिट कर लें। ठीक है ना, मेरे खाते में लिख लें। हमारे हमारे अब्बू जब भी कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो वो कह देते हैं इसे। ठीक है ना, तो परचेज़ किए फ़र्नीचर कैश पर और क्रेडिट पर। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से ट्रांजैक्शन सॉल्व होगी। फर्नीचर परचेज़ हुआ, ठीक है, फर्नीचर परचेज़ हुआ तो फर्नीचर एक अकाउंट है। फर्नीचर आपने कैश पे परचेज़ किया तो कैश, और क्रेडिट पर तो यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, यानी कि अकाउंट पेबल। जब भी लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो आप अकाउंट पेबल लिखेंगे। अकाउंट पेबल का मतलब आप किसी को पैसे देने हैं। अकाउंटेबल आपको किसी से पैसे लेने हैं, अकाउंट पेबल आपको किसी को पैसे देने। फर्नीचर आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है,
और अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी है। फर्नीचर आप परचेज़ कर रहे हैं, फर्नीचर आपका एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट। कैश पर परचेज़ किया आपने, जब आप कैश पर परचेज़ करें तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। ठीक है। अकाउंट पेबल लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई आप कुछ अमाउंट मुझसे ले लें और बाकी का मेरा जो है वो लायबिलिटी आप मेरी नोट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको इतने टाइम के बाद ये अमाउंट दे दूंगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट। सही है। अब हमारी 6 ट्रांजेक्शन है, सेल्स गुड ऑन अकाउंट। सेल्स गुड ऑन अकाउंट, हमने सेल किए गुड्स ऑन अकाउंट उधार पर। ठीक है, ऑन क्रेडिट एंड ऑन अकाउंट सेम बात है, उधार। सेल्स गुड ऑन अकाउंट, हमने उधार पर अपनी सेल किए गुड्स यानी कि जो भी किस्म का आपको कारोबार होता है, यानी कि अगर ब्यूटी कॉस्मेटिक का है तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपके गुड्स हैं। अगर आपका कपड़ों का कारोबार है तो जो आप कपड़े बेच रहे हैं वो आपका गुड्स है। अगर आपका स्टेशनरी का कारोबार है तो स्टेशनरी आपकी गुड्स हैं। तो गुड्स और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो होते हैं जो आपका कारोबार का सामान होता है। ठीक है ना, जो मेन आपके कारोबार का जो मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, सेल्स गुड्स ऑन अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करें। आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगी? कैश। सॉरी सेल्स ऑन अकाउंट पर कर रहे हैं, आप उधार पर कर रहे हैं। तो अगर आप उधार पर कर रहे हैं तो इसका मतलब कल को आप उनसे पैसे लेने के लिए हैं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आप उनको माल उधार पर बेच रहे हैं तो आप उनसे कल को पैसे लेंगे, तो इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। ठीक है, क्या? सेल्स। जब भी आप गुड्स या मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो आप हमेशा सेल्स लिखेंगे। जब भी आप मर्चेंडाइज या गुड्स सेल करेंगे तो आप यहाँ पर सेल लिखेंगे, ना कि मर्चेंडाइज और गुड्स लिखेंगे। अगर आप वो लिखेंगे तो ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? सेल्स। जब भी आप गुड्स या मर्चेंडाइज सेल करेंगे तो आप सेल्स लिखेंगे। अदरवाइज़ आप फर्नीचर सेल करें, बिल्डिंग सेल करें, मशीन सेल करें, आप लैंड सेल करें, आप कुछ भी XYZ कुछ भी सेल कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे। लेकिन जब आप गुड्स और मर्चेंडाइज सेल करेंगे तो आप सिर्फ सेल लिखेंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है और सेल्स आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज़ तो डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है आपकी कंपनी में। आप जितनी ज़्यादा सेल करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। ठीक है। 7 सेल्स मर्चेंडाइज ऑन कैश, आपने मर्चेंडाइज सेल की है कैश पर। सेल्स मर्चेंडाइज ऑन कैश, आपने मर्चेंडाइज सेल की है कैश पर अपनी मर्चेंडाइज सेल की है, बेची है। मर्चेंडाइज यानी कि वो कारोबार के वो प्रोडक्ट्स जिस पर आप कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स मर्चेंडाइज ऑन कैश। आइए सॉल्व करते हैं। कैश पर सॉल्व कर रहे हैं तो कैश आएगा आपके पास, कैश आ रहा है ना कंपनी में। क्या सेल किया आपने? मर्चेंडाइज। तो जब मर्चेंडाइज या गुड्स सेल करेंगे तो हम सेल्स के ही नाम से शो करेंगे। कैश आपका एसेट है और सेल्स आपकी रेवेन्यू। एसेट्स इंक्रीज़, कैश इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप चीज़ बेच रहे हैं तो आपके पास, मैंने यहाँ डबल आई लिख दिया, सॉरी। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ तो क्रेडिट। एक ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। परचेज़ किए गुड्स परचेज़ किए कैश पर और क्रेडिट पर। ठीक है, यानी कि अगर आप कॉस्मेटिक का बिज़नेस है तो वो प्रोडक्ट्स आप भी तो कहीं से ख़रीद कर ही आएंगे ना। ठीक है, तो या फिर अगर उसको मैन्युफैक्चर भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो आपको सामान लाना पड़ेगा ना, मटेरियल लाना पड़ेगा, तो वो आपकी गुड्स कहलाती हैं। परचेज़ किए आपने गुड्स कैश पर भी और उधार पर भी। जब आप गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज़ करेंगे, ख़रीदेंगी, तो आप इनको परचेजेस के नाम से शो करेंगे। ठीक है,
मर्चेंडाइज और गुड्स जब सेल करेंगी तो सेल्स के नाम से शो करेंगे, और अगर गुड्स और मर्चेंडाइज परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ के नाम से शो करेंगे। इसके अलावा अदरवाइज़ आप कुछ भी परचेज़ करें, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी चीज़, तो आप उसका नाम लिखेंगे जो आप परचेज़ करें। लेकिन जब भी आप गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज़ करेंगे तो आप परचेज़ लिखेंगे। ठीक है, आपने परचेज़ किया कैश पर और उधार पर, यानी कि अब आपकी कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई, आपने पैसे भी देने हैं इन फ्यूचर। ठीक है, परचेज़ आपके एसेट्स हैं, गुड्स आपके एसेट हैं, कैश आपका एसेट है, और अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी है। एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि आप परचेज़ कर रहे हैं, तो एसेट्स इंक्रीज डेबिट। क्रेडिट कैश, क्योंकि आपने कैश की सूरत में आपने परचेज़ किया है, तो कैश आपका एसेट है, एसेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट। और आपकी साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि आपने उधार पर भी कुछ सामान लिया है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। नाइन ट्रांजैक्शन है सेल्स मशीन ऑन कैश, आपने सेल की है मशीन कैश पर, आपने मशीन बेची है कैश पर। ठीक है, कैश पर मशीन बेचोगे तो कैश आएगी आपके पास, कंपनी में कैश आएगा। और क्या बेचा है आपने? मशीन, तो आप मशीन का नाम लिखेंगे। कैश आपका एसेट है और मशीन भी आपका एसेट्स है। यहाँ कैश इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, जब आप सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज़ होता जाएगा, तो डेबिट। ठीक है, यहाँ पर आपने सेल किया कैश पर, तो कैश आपका इंक्रीज़ हुआ, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ तो डेबिट। मशीन आपने सेल कर दी, मशीन आपकी कंपनी से चली गई है। ठीक है, तो मशीन आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज़ तो क्रेडिट। ठीक है, पेड सैलरीज एंड रेंट, 10th एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी पेड सैलरीज एंड रेंट। कंपनी ने सैलरी पे की है और रेंट पे किया है। कंपनी ने सैलरी पे की है और रेंट पे किया है। ठीक है, सैलरी और रेंट आपके एक्सपेंस हैं। सैलरी और रेंट जब आप पे करोगे तो वो कैश की सूरत में ही पे होगा क्योंकि एक्सपेंस कभी भी लायबिलिटी में नहीं होते। सैलरी आपका एक्सपेंस है, रेंट भी आपका एक्सपेंस है, कैश आपका एसेट है। सैलरी, अब आपने हर मंथ एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक्सपेंस इंक्रीज़ तो डेबिट। रेंट भी पे कर रहे हैं आप। ठीक है, रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ तो डेबिट। एक्सपेंस हमेशा कैश की सूरत में होते हैं, कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है, कैश डिक्रीज़, कैश एसेट्स डिक्रीज़ तो क्रेडिट। ठीक है, आई होप कि आपको ये 10 ट्रांजैक्शन समझ में आई होंगी। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझ लिया है, उसे अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करना बहुत आसान है। आज हमने अपनी तमाम 10 ट्रांजैक्शंस को रिवाइज़ किया है। ठीक है, और अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद हैं तो आप और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।